गुड आफ्टरनून लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम सीटेट में जो सीडीपी पोर्शन है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। पहला प्रश्न है वो है, बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। यह किसका कथन है? सीडीपी में एक क्वेश्चन डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। ये उनमें से ही एक है। एंड अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें आपको कुछ डेफिनेशंस हाईलाइट करवाई थी कि ये डेफिनेशंस काफ़ी सिमिलर हैं एक दूसरे से, और उसमें बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है, पूछा जाता है कि उसमें से मोस्टली डेफिनेशंस आती भी हैं। तो ये उनमें से एक डेफिनेशन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जिन्होंने बोला है जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन आर क्रो एंड क्रो, बर्ग, जेम्स ट्रेवर एंड हरलॉक। तो ये चार बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उनमें से ही किसी एक की डेफिनेशन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बर्ग। बर्ग ने बोला था कि जो जन्म पूर्व अवस्था से लेके परिपक्वता तक का जो भी चेंजेस आता है एक बच्चे के अंदर, वो सारे स्टडी किसके अंदर किया जाता है? बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज, निम्न में से कौन सी क्रिया स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत नहीं आती है? यहाँ पे आपको कुछ क्रियाएं दी हुई हैं, इसमें पूछा गया है कि कौन सी क्रिया स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत नहीं आती है। स्थूल गतिक कौशल आपको याद हो, मैंने मोटर स्किल्स बताए थे। एक था आपका फाइन मोटर स्किल और दूसरा था ग्रॉस मोटर स्किल्स। आपको याद होगा फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या डिफरेंस था? याद है? फाइन मोटर स्किल्स थी जिसमें कि छोटी मसल्स का यूज़ होता है, जो छोटी मांसपेशियां हैं उनका इस्तेमाल बच्चा करना सीखता है। और जो ग्रॉस मोटर स्किल्स थी यानी कि जो स्थूल गतिक कौशल था, उसमें क्या होता है कि जो बड़ी मसल्स होती हैं उनका यूज़ करना बच्चा सीखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है दौड़ना, कूदना, रस्सी कूदना या फिर बुनाई करना। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी, डैट इज बुनाई करना। क्योंकि बुनाई करने में क्या है, बच्चा अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करेगा, जो कि क्या है, छोटी मसल्स के अंतर्गत आता है। और ये किसके अंदर आएगा? सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आएगा, स्थूल के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित करता है। यह कथन किसका है? अगेन एज आई सेड कि डेफिनेशंस के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। और इसमें मैंने वही डेफिनेशंस पुट की हैं जो पहले पूछी जा चुकी हैं, कई बार एग्जाम्स में आई हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो अगेन कमिंग टू क्वेश्चन, विकास डेवलपमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि विकास प्राणी में होने वाला वह प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित करता है। ये कथन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जेम्स ट्रेवर, ऑप्शन नंबर बी हरलॉक, ऑप्शन नंबर सी जीन पियाजे एंड ऑप्शन नंबर डी रॉस। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है? यस, यू आर राइट, ऑप्शन नंबर ए यानी कि जेम्स ट्रेवर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, हरलॉक के अनुसार विकास के कितने चरण बताए गए हैं? देखिए, बहुत सारे चरण मतलब कि जो स्टेजेस होती हैं ना, कि जैसे हम लोग बेसिकली कितनी स्टेजेस पढ़ते हैं कि हमने पढ़ा शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया। बाल्यावस्था को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, डैट इज पूर्व बाल्यावस्था एंड उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, इसके बाद हमने बोला किशोरावस्था आ गया, देन प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। ये हमारा एक बेसिक डिफ्रेंसिएशन जो कि चलता आ रहा है। बट बहुत सारे डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने डिफरेंट तरीके से इसको डिफाइन किया है, उसको अपने हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया है। तो उनमें से एक है हरलॉक। इन्होंने अब कितना डेवलपमेंट को कितने पार्ट्स में बांटा है, ये चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। तो इसकी एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है जो मैंने सीखी थी। जैसे कि हरलॉक की स्पेलिंग क्या है, अगर हम इंग्लिश में लिख के देखें HURLOCK। ठीक है, हरलॉक। अगर इसमें हम अल्फ़ाबेट्स को काउंट करें, काउंट 1 2 3 4 5 6 7,
तो इसका जो आंसर है ना वो भी 7 ही है, क्योंकि हरलॉक ने क्या किया था, 7 ही पार्ट्स में ही उसको डिवाइड किया था। ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने उसको डिफाइन किया है अलग अलग पार्ट में, और मतलब ये भी था कि उनका जो नाम है उसमें जितने अल्फ़ाबेट्स है ना वो उसी के हिसाब से उन्होंने, मतलब ये मैंने तरीके से सीखा था कि वो उसी के हिसाब से उन्होंने स्टेजेस को डिफ्रेंशिएट किया है। तो हरलॉक ने कितने में बांटा है, फिलहाल आप याद रखिएगा 7 स्टेजेस में इसको इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। WHO के अनुसार किशोरावस्था की अनुमानित आयु क्या है? WHO यानी कि हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इनके अनुसार किशोरावस्था की अनुमानित आयु क्या मानी गई है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 12 से 18 साल, ऑप्शन नंबर बी 10 से 19 साल, ऑप्शन नंबर सी 11 से 17 साल, एंड ऑप्शन नंबर डी 12 से 21 साल। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है WHO, क्योंकि अक्सर ही चर्चा में बना भी रहता है, तो उससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डैट इज 10 से 19 साल। 10 से 19 साल की जो आयु है WHO ने माना है कि यही एडोलसेंस की एज होती है, किशोरावस्था की आयु मानी है। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डैट इज क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सी अवस्था को जीवन का स्वर्ण काल कहा जाता है? जीवन का स्वर्ण काल, हमने जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि जो बेसिक तरीके से जो अवस्थाएं हैं वो कुछ ही अवस्था जो हम देखते आ रहे हैं, मतलब होती सब में वही है, बस क्या होता है कि कई कई लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा थोड़ा और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 4 अवस्थाएं दी गई हैं, ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी शैशवावस्था, एंड ऑप्शन नंबर डी नवजात शिशु की अवस्था। ठीक है, तो इन चारों में से ऐसी कौन सी अवस्था है जिसको कि जीवन का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो हो सकता है यहाँ पे किसी को लगे कि बाल्यावस्था हो सकती है, शैशवावस्था हो सकती है, जब बच्चे होते हैं तो जीवन का स्वर्णकाल हो सकता है ये, बट दिस इज़ एक्चुअली रॉन्ग। जो जीवन का स्वर्णकाल है ना वो कहते हैं किशोरावस्था को। जी हाँ, वही अवस्था जिसको कि तूफान और विद्रोह संघर्ष की अवस्था कहा गया है, बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज इसको जीवन का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सी अवस्था, मतलब कई सारे नाम हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगी। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जन्म के समय सिर की लंबाई संपूर्ण लंबाई का डैश होती है। जो जन्म के समय जो बच्चे का सर होता है वो संपूर्ण लंबाई का कितना भाग होता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 1/7, ऑप्शन नंबर बी 1/5, ऑप्शन नंबर सी 1/4, एंड ऑप्शन नंबर डी 1/8। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो सर है वो उसकी पूरी लंबाई का, यानी जो पूरे बच्चे की लेंथ है उसका कितना भाग होता है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1/4। ऑप्शन नंबर सी 1/4 पार्ट होता है। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, डैट इज आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इससे भी बहुत सारा मतलब कई बार पूछा भी गया है, क्योंकि मनोविज्ञान ही आप जान रहे हो, उसके आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है आपको पता होना ही चाहिए। सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए विलियम जेम्स, ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर सी जेबी वॉटसन, एंड ऑप्शन नंबर डी सिगमंड फ्राइड। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से बताना है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डैट इज विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को कहा जाता है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, डैट इज मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? अगेन अ वेरी नाइस डेफिनेशन बाय अ वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यानी कि जो साइकोलॉजी है इज बेसिकली अ साइंस ऑफ बिहेवियरिज्म एंड एक्सपीरियंस, यानी बिहेवियर और एक्सपीरियंस की जो साइंस है वही क्या कहलाई जाती है? साइकोलॉजी कहती है। ठीक है, ये किसने कहा है? तो द ऑप्शंस आर नंबर ए वुडवर्थ, नंबर बी स्किनर, नंबर सी वॉटसन, एंड नंबर डी ड्रेवर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी से
स्किनर हैं इन्होंने बोला है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्किनर अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे साइकोलॉजी में, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सी अवस्था को टोली अवस्था के नाम से जाना जाता है? टोली अवस्था मतलब क्या चीज़, ये जो यहाँ पे लिखा है ना टोली अवस्था, निम्न में से कौन सी अवस्था यानी कि गैंग एज। ठीक है, गैंग एज जो होती है इनमें से कौन सी अवस्था है जिसमें से इसको गैंग एज या टोली अवस्था कहा जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? पूर्व बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी उत्तर बाल्यावस्था, डी शैशवावस्था। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को जो है टोली अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे गैंग में रहना या एक ग्रुप में रहना पसंद करने लगते हैं, उनको मतलब इंडिविजुअली वो नहीं रहते, अब वो क्या करते हैं, उनको ग्रुप में रहना अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये फिलहाल हमारा आज का पहला सेट था। सो अभी मैंने इसमें 10 ही क्वेश्चन इंक्लूड किए, धीरे धीरे मैं इसका जो नंबर है वो इंक्रीज़ कर दूंगी। आई होप आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैं ऐसे ही सेशंस और भी लेकर आने वाली हूँ। सो प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, सो नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।